हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आदिकाल के बारे में, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो प्रथम काल है आदिकाल, तो हम उसके बारे में देखेंगे। हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में उस काल की समय सीमा और जो विद्वानों द्वारा दिए गए नाम हैं, और जो आदिकाल है उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी थी और उस समय की स्थिति के बारे में इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल की समय सीमा, यानी यदि हम बात करेंगे आदिकाल की समय सीमा की, तो आदिकाल की समय सीमा कितनी है और किनके अनुसार क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी। ठीक। और यदि हम बात करेंगे शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी ने जो आदिकाल की समय सीमा मानी है वो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। यदि हम ईस्वी में बात करेंगे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। ठीक। और अगर विक्रम संवत में बात करेंगे तो वह है 1050 से 1375। ठीक। आप जानते हैं जो विक्रम संवत होता है वो सन से 57 साल आगे चलता है। ठीक। तो आप शुक्ल जी के अनुसार इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम तीसरा देखेंगे राउत संस्कृतायन, यानी जो राउत संस्कृतायन है उन्होंने आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी है। तो उन्होंने मानी है 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी। ठीक। अब अगला हम देखेंगे मिश्र बंधु, यानी जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने, जानते हैं कि मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, शुक बिहारी और गणेश बिहारी। ये तीनों मिश्र बंधु थे और उन्होंने जो समय सीमा मानी है 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी। अगला इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कितना माने, वो माने हैं 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। अगला देखेंगे हम नगेंद्र, यानी नगेंद्र जी ने क्या माना है, तो वो माने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक। आगे हम हैं गणपत चंद्र गुप्त, यानी जो गणपत चंद्र गुप्त हैं उन्होंने क्या माना है, उन्होंने माना है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अगला इसमें कभी है राम कुमार वर्मा। हम देखेंगे जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने माना है 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी। और आगे हैं इसमें श्याम सुंदर दास। जो श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने माना है 993 ईस्वी से 1343 ईस्वी। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। और इसमें जितने लोग दिए हैं इनसे बाहर उम्मीद कम है कि पूछे, जब कभी पूछेगा तो इन्हीं लोगों में से किसी न किसी से पूछ लेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप शुक्ल जी द्वारा और राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु और राउत संस्कृतायन, ये 4-5 लोगों के द्वारा आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम जो आदिकाल है उसको विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, यानी जो विद्वान थे उन्होंने आदिकाल को कौन कौन सा नाम दिया है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। ठीक। अब हम आगे देखेंगे मिश्र बंधु ने क्या कहा है। तो जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने आरंभिक काल कहा है। अब तीसरा हम देखेंगे शुक्ल जी, यानी जो शुक्ल जी है उन्होंने जो आदिकाल है उसको क्या नाम दिया है। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। इसमें अगले हैं राउत संस्कृतायन, यानी जो राउत संस्कृतायन है उन्होंने क्या माना है, सिद्ध सामंत काल। ठीक। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल माना है, और इन्हीं के नामकरण पे देखो आदिकाल का नाम आदिकाल पड़ा है। अब देखिए अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है बीज वपन काल। ठीक। आगे देखिए हम राम कुमार वर्मा ने क्या माना है। तो राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल दोनों माना है। यदि प्रश्न में सीधे सीधे पूछेगा कि चारण काल किसने कहा है तो हम जॉर्ज ग्रियर्सन लगाएंगे। यदि संधिकाल और चारण काल आएगा तो राम कुमार वर्मा। आगे है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या माना है, तो उन्होंने माना है वीरकाल। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें है गणपत चंद्र गुप्त, यानी जो गणपत चंद्र गुप्त हैं उन्होंने क्या माना है, तो उन्होंने इसे 2 नाम से पुकारा, एक प्रारंभिक काल या शून्य काल। आगे इसमें है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी एवं धीरेन्द्र शर्मा जिन्होंने क्या माना है, अपभ्रंश काल। और अपभ्रंश काल से और किसने माना है, तो वो है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम से पुकारा है। इसमें अगला है सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। ठीक। ये सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। आगे है रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने जय काव्य काल कहा है। फिर अगला है श्याम सुंदर दास, इन्होंने आदि युग या वीर काल कहा है। ठीक।
अब आगे देखेंगे इसमें है कि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इन्होंने अंधकार काल कहा है, यानी जो आदिकाल है उसे अंधकार काल कहा है। तो आप मुख्य इसमें याद रखेंगे किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, मिस्टर बंधु ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा, राउल संस्कृतायन, ठीक। और जो धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं, इन्होंने जो कहा है, यानी जो मुख्य जो है उनके द्वारा आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं वीडियो में अगला पॉइंट। इसमें है कि आदिकाल के नामकरण का विश्लेषण। देखिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो आदिकाल की नाम की जो संज्ञा दी गई तो उसका जो नामकरण हुआ उसका हम उसके बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे शुक्ल जी द्वारा, क्योंकि जो शुक्ल जी है वो जानते हैं आप, हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुक्ल जी को न जाने। तो शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल दिया उसका आधार क्या था, उन्होंने किस आधार पर दिया, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का विश्लेषण। इसमें है कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो तरह की रचनाएं मिलती हैं, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि जो यह काल है इसमें दो तरह की रचनाएं मिलती हैं, पहली अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा की, यानी जो बोलचाल की भाषा थी वो थी देश भाषा, उसकी और अपभ्रंश दो तरह की जो रचनाएं मिलती हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म से संबंधित है, यानी उन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश की पुस्तक है उसमें ज़्यादातर जैन धर्म से संबंधित है, जो कि साहित्य की कोटि में नहीं आती। यानी उन्होंने कहा कि जो जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें मिली हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में तो कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, यानी जो आती हैं उसमें भी कुछ क्या है, भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिसके आधार पर निर्धारण नहीं हो सकता। यानी उन्होंने कहा कि जो ये छोटी छोटी रचनाएं मिली हैं, फुटकल रचनाएं, इनके आधार पर हम किसी भी काल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आगे कहा कि जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो केवल 4 हैं, यानी जो शुक्ल जी हैं उन्होंने साहित्य की पुस्तकें केवल 4 मानी हैं। उसमें पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हम्मीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है विजय पताका। ये जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचना है, ठीक। अब देखिए, और उन्होंने देश काल की कितनी मानी है, 8 पुस्तकें मानी हैं। इसमें पहला है खुमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयप्रकाश जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। यानी शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें 4 और जो देश काल की 8 पुस्तकें, यानी 8 और 4 मिला के कितना हुआ, 12। यानी शुक्ल जी ने इन्हीं, देखिए नीचे लिखा है कि इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण हो सकता है। यानी शुक्ल जी ने कहा कि जो साहित्य की 4 पुस्तकें ये मिली हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और जो देश काल की 8 पुस्तकें हैं, खुमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयप्रकाश जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इन 12 रचनाओं के आधार पर नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 एवं बीसल देव रासो को छोड़कर, यानी उन्होंने कहा इनमें से अंतिम दो कौन, ये जो खुसरो की पहेलियाँ हैं और विद्यापति की पदावली है, इन दोनों को छोड़कर एवं बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ क्या है, वीर गाथात्मक है। यानी ये जो खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली है, 2 रचना ये और एक बीसल देव रासो, ये क्या है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी ग्रंथ बचते हैं वो सभी है वीर गाथात्मक ग्रंथ हैं, यानी उसमें वीरता से संबंधित रचनाएं हैं, ठीक। तो अतः आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। यानी जो पीछे कितने ग्रंथ हैं, 12। ये प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि शुक्ल जी ने आदिकाल की जो वीर गाथा काल नामकरण किया है उसका जो आधार ग्रंथ कितने हैं, यानी उन्होंने कितने ग्रंथ को आधार मानकर किया है, तो ग्रंथ कितने हैं, 12, ठीक। वैसे नाम आप यदि रख पा रहे हैं याद तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना जरूर याद रखिएगा कि 12 जो रचना है उसके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ठीक। एक पॉइंट इसमें और देखेंगे, ये जो अगला पॉइंट है कि शुक्ल जी ने सिद्ध एवं नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की परिधि से बाहर रखा है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो बीपीएससी TRE 2.0 हुआ था, बीपीएससी का TRE 2 हुआ था 2.0, उसमें ये क्वेश्चन बना था कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा था ना कि जो शुक्ल जी ने
किस साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा था। इसमें ये जो है प्रश्न, बस उसमें थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा था कि शुक्ल जी ने किस मतलब साहित्य के जो कौन सा जो भाग था उसको जो है साहित्यिक क्षेत्र से बाहर रखा। तो उसमें ऑप्शन में था सिद्ध, नाथ और जैन और सिद्धना। और जानते हैं कि बीपीएससी में 5 विकल्प आते हैं, तो उसमें एक से अधिक था और एक विकल्प था इनमें से कोई नहीं। तो जो एक से अधिक था वो सही था, क्योंकि उन्होंने सिद्ध और नाथ दोनों को सांप्रदायिक कहकर इससे बाहर रखा है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि, यानी जो आदिकाल है उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, उस समय की स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ, यानी उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो किस तरह की थी। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इस समय के राजा बहुपत्नीक होते थे। यानी आप जानते हैं कि जो पूर्व में जो राजा थे वो क्या थे, एक पत्नी नहीं, उन्हें अनेक पत्नियाँ रखते थे। इसमें अगला पॉइंट है कि जातियाँ कर्म एवं गुणों के आधार पर होकर वर्ण के आधार पर होती थी। यहाँ लिखा है गलत, यहाँ पर रहेगा जातियाँ कर्म एवं गुणों के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर होती थी। यानी जो उस समय की जो जातियाँ थीं, ठीक, वो जातियाँ कैसी थी, वो जातियाँ जो उस समय की जातियाँ थीं, उस समय की जातियाँ कर्म एवं गुण के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर होती थी। ठीक है, अब अगला इसमें पॉइंट है कि राजाओं में भोग विलास की प्रवृत्ति थी। यानी जो राजा थे उस समय के, वो कैसे थे, विलासिता में डूबे रहते थे। ठीक, और इसमें अगला पॉइंट है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, दयनीय थी। यानी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि जो राजाओं का वर्चस्व था और जो राजाएं हैं वो कम से कम 4-5 पत्नियां रखते थे, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इस वो समय की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो इस तरह की थी। ठीक, इसमें हम 2-3 पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। पहली बात कि राजा बहुपत्नीक होते थे। दूसरी बात, जातियाँ कर्म एवं गुणों के आधार पर न होकर, यहाँ रहेगा न, यानी जो यहाँ जो जातियाँ हैं वो कर्म एवं गुणों के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर होती थी। ठीक, और राजाओं में भोग विलास की प्रवृत्ति थी और महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, अब अगला देखेंगे इसमें धार्मिक परिस्थितियाँ, यानी उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियाँ थीं वो किस तरह की थीं। पहला पॉइंट इसमें है कि इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्मों के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए थे। यानी जो उस समय वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म चल रहा था, ये भी क्या थे, अपने जो वास्तविक आदर्श है उससे क्या हट गए थे, दूर हट गए थे। अगला पॉइंट इसमें है कि नैतिक स्तर गिर गया था और जो समाज की जो नैतिकताएं थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था। यानी नैतिकता धीरे धीरे क्या हो रही थी, नैतिकता कम होती जा रही थी। अगला पॉइंट इसमें है कि बौद्ध धर्म ने मंत्रयान, ब्रजयान, सहजयान आदि कई रूप धारण कर लिए थे। ठीक, अब ये लास्ट पॉइंट इसमें है कि वामाचार पद्धति का प्रयोग होने लगा। अब ये वामाचार क्या है, वामाचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार, यानी उल्टा आचरण। उल्टा आचरण भी प्रयोग होने लगा था। ठीक, अब इसमें हम अगला पॉइंट देखेंगे साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है अब ये साहित्य से जुड़ा सब्जेक्ट है, तो आप ये वाली परिस्थितियाँ आप जरूर याद रखिएगा कि उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कैसी थी। पहली इसमें है कि कवि आश्रयदाता राजा का गुणगान करते थे। पहली बात यह है कि जो भी कवि होते थे वो राजाओं के क्या करते थे, उनके आश्रय में रहते थे और उन्हीं का गुणगान करते थे और उनकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। दूसरा इसमें है कि रचनाओं में उपनाम लेखन की परंपरा थी। तीसरा पॉइंट इसमें है कि डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग होने लगा था। अब देखेंगे डिंगल क्या है। जो डिंगल होती है वो अपभ्रंश और राजस्थानी, ये जो 2 भाषा है उनके मिश्रण होती है। यानी अगर डिंगल की बात करेंगे तो इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी आएगी। इन 2 भाषाओं का जो मिश्रण होता है वो होता है डिंगल। और डिंगल जो शैली है इसका प्रयोग हम करते हैं युद्ध वर्णन में। ठीक, आगे है पिंगल। अब पिंगल क्या है, देखिए जो पिंगल है इसमें अपभ्रंश की भाषा रहेगी और ब्रजभाषा, इन दोनों भाषा का जो मिश्रण होता है वो होता है पिंगल और इसका प्रयोग करते हैं प्रेम प्रसंग में। ठीक, यानी यदि युद्ध का वर्णन करना रहेगा तो हम डिंगल भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी डिंगल शैली का, और यदि प्रेम प्रसंग की बात रहेगी तो पिंगल शैली की। ठीक, अगला इसमें है कि प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्यों की रचना होने लगी। अब देखिए जो प्रबंध काव्य है ये भी लिखे जाने लगे और मुक्तक दोनों तरह के काव्यों की उस समय रचना होने लगी थी। ठीक, अगला पॉइंट इसमें है कि धार्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य की प्रधानता थी। यानी जो वो समय था उस समय सबसे ज़्यादा कैसे लिखी जा रही थी, धर्म पे इस तरह की रचनाएं लिखी जाती हैं, संप्रदाय पे, तो इस तरह के साहित्य उस समय ज़्यादा लिखे जा रहे थे। अगला पॉइंट इसमें कि ज्योतिष दर्शन एवं स्मृतियों पर टीकाओं की रचना होने लगी थी।
अब देखिए जो ज्योतिष दर्शन था, यानी ज्योतिष दर्शन में क्या रहेगा, जैसे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र और इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारियाँ रहती हैं वो ज्योतिष शास्त्र में रहती हैं। जन्म मृत्यु कुंडली वगैरह ये सब सारी चीज़ें, ये और स्मृतियों पर टीकाओं की रचना होनी चाहिए। अब टीका क्या होती है, देखिए जो टीका क्या होती है, जैसे कोई रचना लिखी गई है उस पे जो रचनाकार होते हैं वो विश्लेषण करते हैं, उसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है, मतलब उसके बारे में जो भी एनालिसिस जो भी रहता है गलत सही, उन सब की जो एक अलग तरीके से एक दूसरी पुस्तक बनाते हैं और उस पे उसकी सारी चीज़ के बारे में लिखते हैं, इसमें क्या गलत है क्या सही है और क्या जोड़ के पूरा जो है उस पर टीकाएँ लिखी जाती हैं। ठीक, इसको बोलते हैं टीका। अब अगला पॉइंट इसमें है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ, यानी उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ वो कैसी थी। देखिए इसमें है कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। आप जानते हैं कि उस समय, यानी जब ये उस तरह शुक्ल जी ने कितना माना, 1050 से 1375, तो जो उसी समय के आसपास महमूद गजनवी, यानी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण कब किया था, वो किया था 1025 और 26, यानी 1025-26 के बीच में उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला इसमें पॉइंट है कि सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद भारत से केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया था, यानी उस समय जो सम्राट हर्षवर्धन थे, आप जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है इसमें 2-3 राजा ऐसे हुए हैं जिनके समय जो क्षेत्र का विस्तार काफ़ी अधिक था। एक तो थे चंद्रगुप्त मौर्य और जो अशोक थे। इनके शासनकाल में आप देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल क्षेत्र था, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में था। और जब हर्षवर्धन थे तब भी इन्होंने भी एक क्षेत्र को, मतलब पूरे विस्तृत क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखा था। तो इनकी जब निधन हो गया तो जो है केंद्रीय सत्ता का पतन होने लगा, यानी धीरे धीरे जो है केंद्रीय जो ये सत्ता है वो धीरे धीरे राजाएँ क्या करें, फूट डालने लगे और छोटे छोटे राजा होने लगे, फिर शक्तियाँ कमज़ोर होने लगी। अब अगला इसमें है कि दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हो गई और इसके बाद जो दिल्ली है वहाँ पे तुर्की जो है वो अपना सत्ता स्थापित करने लगे। अगला पॉइंट इसमें है कि हिंदुओं में संकुचित राष्ट्रीय भावना थी, वे अपने छोटे से क्षेत्र को ही देश समझते थे। देखिए अब यहाँ क्या दिया, जैसे जो राजा होते थे, जब छोटे छोटे राजा होते थे तो वो लोग जो उनका क्षेत्र होता था वो अपने ही क्षेत्र को क्या समझते थे, देश। वो सोचते थे कि मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र से मतलब है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय भावना थी वो संकुचित थी, यानी अगर यदि सब राजा मिल जाते तो देश की स्थिति बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। जो छोटे छोटे राजा थे वो अपना सिर्फ अपना देश देखते थे, इसीलिए तो हमारे देश को गुलाम हो गया। अपना देश गुलाम होने में बहुत बड़ा एक ये भी कारण था कि जो राजाओं थे उनमें एकता नहीं थी। छोटे छोटे राजा थे वो सब बस अपने से मतलब रखते थे, यदि कोई अंग्रेज उन्हें किसी प्रकार की मदद सहायता दे देता था तो वो उनकी तरफ हो जाते थे। तो इस तरह उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं। अगला पॉइंट इसमें कि राजनीतिक दृष्टि से यह पतन का काल था। अब देखिए जो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो जो आदिकाल है वो पतन का काल था, क्योंकि यहाँ पे अभी ऊपर क्या है कि केंद्रीय शक्ति जो का वो पतन हो गया था और जो राजाओं थे उनके अंदर जो संकुचित भावनाएं थी, तो ये सब कारण थे, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। अब अगला इसमें देखेंगे हम कि आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बने हैं तो इसको बहुत ध्यान से हम देखेंगे। इसमें पहला हम कथन लिए हैं शुक्ल जी का, जो कि काफ़ी फेमस है, आप सबको पता भी होगा कि वीरगाथा काल का समय महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के काल की कुछ तक समझना चाहिए। यानी जो शुक्ल जी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो वीरगाथा काल है, ठीक, उसका समय महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए। ठीक, यहाँ जो ये छूट गया है कि हमीर महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए था, यहाँ पीछे रहेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में ये छूट गया। ठीक है, तो शुक्ल जी ने क्या कहा कि वीरगाथा काल का जो समय है वो महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए। ठीक, अगला इसमें हम देखेंगे कि अगला कथन जो है ये भी शुक्ल जी का है और ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यानी शुक्ल जी ने क्या कहा कि जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये शुक्ल जी के दो इम्पॉर्टेंट कथन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब अगला इसमें देखेंगे तीसरा कथन, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों व्याघातों का युग कभी आया होगा। ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा है आदिकाल के बारे में, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछी गई है कि जो है आदिकाल को किसने विरोधों व्याघातों का युग कहा है। तो सीधे सीधे आ जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। ठीक, अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे कि आदिकाल साहित्य
मुख्यतः प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। यानी जो आदिकाल में रचना लिखी गई उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि वीर रचना है, जैसे आप पृथ्वीराज रासो ही देख लीजिए, और प्रेम से संबंधित है जैसे बीसल देव रासो। तो इस तरह की रचनाएं लिखी गई। तो उन्होंने कहा कि आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। ये कथन है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का। ठीक, अब इसमें हम अगला कथन देखेंगे, पांचवा, आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। यानी जो आदिकालीन साहित्य वह परस्पर क्या है, अंतर विरोधों का साहित्य। अब अंतर विरोध क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय की जो भी रचनाएं थी वो प्रामाणिक नहीं थी, क्योंकि किसी का कंफर्म प्रमाण पता तो था नहीं कि कितने में वो रचना हुई है, कौन उसके क्या थे क्या नहीं थे। यानी जो इस तरह की जो रचनाएं थी ना उसमें विरोध थे, यानी कोई कुछ मानता था कोई कुछ मानता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने कहा कि आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें जो है छठवां कथन है, ये शुक्ल जी का है। ये भी बहुत फेमस कथन है, तो पीछे छूट गया था तो मैंने सोचा चलो इसको भी आगे बता देते हैं। तो ये कथन है कि आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का युग है। यानी आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। ये भी आप याद रखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।